डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अभिषेक क्लास में आपका स्वागत है। और आज एक नई वीडियो के साथ हम लोग हैं। नई वीडियो जो है वो भूगोल के ऊपर मैंने आज बनाई है। भूगोल में कई सारे टॉपिक्स को मिला करके किया है, क्योंकि उसके अंदर मैंने ऐसे पाया कि जैसे राष्ट्रीय उद्यान हैं, पक्षी विहार हैं, उसके अलावा और भी चीजें हैं ना, वो किताब में दी हुई हैं। वहां से ना पूरी तरीके से वहां से याद कीजिए। अगर मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा तो वो आपको बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इतना समय पेपर के लिए है नहीं, है ना। तो मैंने उसमें से मुख्य मुख्य बातें उठाई हैं और वो मैं आपको करवा रहा हूं। उनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न हमारा है, ऑलिव रिडले कछुए का प्रजनन स्थल कहाँ है? ऑलिव रिडले कछुए का प्रजनन स्थल, है ना, प्रजनन स्थल कहाँ है? सबसे बड़ी बात है कि ऑलिव रिडल कछुआ जो रहता है ना, ये सबसे बड़ा होता है आकार में, है ना। ये पाया जाता है भीतरकनिका नेशनल पार्क में। भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है ना। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है हमारा, साइबेरिया के सारस व पक्षियों का स्वर्ग से कहा जाता है? साइबेरिया के जो सारस पक्षी होते हैं वो कहाँ आते हैं सर्वाधिक, तथा पक्षियों का स्वर्ग, स्वर्ग से कहा जाता है? केवला देव घाना नेशनल पार्क। केवला देव घाना नेशनल पार्क कहां पर है? भरतपुर, राजस्थान, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद भी होगा, कीबुल लामजाओ, है ना, कीबुल लामजाओ, ठीक है। एकमात्र है पूरे दुनिया के अंदर ये, है ना। ये कहां पर है? मणिपुर में। मणिपुर में ये है। और इसको 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया था। अगला प्रश्न लेते हैं, इसे रामसर साइट में, रामसर के तहत ना अंतरराष्ट्रीय महत्व का अर्ध अर्ध सॉरी आर्द्र स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर बाघ रिजर्व, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर बाघ रिजर्व है नामदफा। नामदफा ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल में है। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, मतलब भारत में सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? यह है नागार्जुन। नागार्जुन श्रीशैलम, है ना, नागार्जुन श्रीशैलम। ये तेलंगाना में भी फैला हुआ है वैसे ना, और आंध्र प्रदेश में तो ये है ही, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी फैला हुआ है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहा हूं। ये प्रश्न तो मेरे को लगता है शायद कहीं आया भी था, ऑलिव रिडल कछुआ
भारत में कहाँ पे पाया जाता है ना, उड़ीसा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व ये है भैया पेंच। और पेंच पड़ता है भैया महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे लिखेंगे यह भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। यह है 11 और यह है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आगे लिखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको पता ही होगा, हिमिस है। हिमिस है ना, हिमिस कहां पर है, लेह में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। बर्ड मतलब चिड़िया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। सलीम अली। अगला प्रश्न इन्हीं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पक्षी बिहार मतलब, सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान या बिहार कहां है। तो यह है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर है ना, श्रीनगर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य कहां है। भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य कहां है। ये है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में है 94। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कश्मीरी महामृग कहां पाया जाता है। कश्मीरी महामृग कहां पाया जाता है। यह डाचीगम, डाचीगम में पाया जाता है ना, डाचीगम सेंचुरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मिरिक पर्वतीय नगर कहां है। मिरिक, मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, मिरिक पर्वतीय नगर कहां है। यह है पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहां तक देख लीजिए एक बार, मैं हटा देता हूं इसको। ये आपका रिवीजन है सबके सब, है ना, पढ़ा हुआ तो आपने होगा जरूर, सब कुछ मैं मानता हूं, लेकिन ये रिवीजन है, इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। और अगर है, आगे प्रश्न है हमारा, टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है। अभी बताया भी था मैंने, टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। सबसे ज्यादा वहां पे टाइगर रिजर्व है ना। कोटा किस नदी के किनारे है। कोटा, कोटा जो राजस्थान में है, कोटा किस नदी के तट पर है। यह है चंबल नदी के तट पर। ठीक है, चंबल, जैसे जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे, इसी तरह से लखनऊ है गोमती नदी के किनारे है,
इस तरह से कई और जगह आपको याद करनी पड़ेंगी किताब से, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है इतना ज्यादा कि मैं सारा लिख पाऊं। लुधियाना किस नदी के किनारे है? लुधियाना किस नदी के किनारे है? सतलुज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दंडकारण्य परियोजना कहाँ है? दंडकारण्य परियोजना कहाँ है? ये है हमारी उड़ीसा और मध्य प्रदेश। उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ठीक है। और नदी जो है, नदी नदी का नाम हंसदेव नदी है। हंसदेव नदी, ठीक है, किताब में दिया हुआ नहीं है तो लिख लीजिएगा आप इसको, दंडकारण्य परियोजना। अगला है दाहेज बंदरगाह कहाँ है? दाहेज, दाहेज बंदरगाह कहाँ है? यह है गुजरात में, और इसको रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है ना, रसायन बंदरगाह, रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है जिस तरह से बंदरगाह की बात आती है तो सबसे अच्छा विशाखापट्टनम है, जो प्राकृतिक सबसे अच्छा है ना। मैंने प्रश्न लिखा था, मुझे दिख नहीं रहा है ऐसा कोई यहाँ पे। अच्छा है, आगे। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय? केंद्रीय अंतर्देशीय, केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय ये है कोलकाता, और ये 1987 में, ठीक है। लेकिन जो पहला जलमार्ग घोषित किया गया था वो 1986 में किया गया था, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? ये है मुंबई, मुंबई, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह, यह विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है। यहां ना डॉल्फिन नोज भी लिख लीजिएगा, डॉल्फिन नोज, एक पहाड़ी है डॉल्फिन नोज, नाक की तरह वो बनी हुई है, वो उसके आगे आ गई है, जिससे कि वो उसका बचाव भी करती है, तो और ज्यादा सुरक्षित बंदरगाह बन जाता है विशाखापट्टनम, है ना। आगे लिखेंगे, चेन्नई बंदरगाह की स्थापना, चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह की स्थापना कब हुई? ये स्थापना हुई थी 1875 में। और चेन्नई बंदरगाह का नाम जैसे ही आता है वैसे ही हमें याद आता है कि ये एक कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह, और प्राचीन भी, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1972, ठीक है, 1972 में हुई। और मरम्मत के लिए सबसे बड़ा यार्ड है ये कोचीन शिपयार्ड, ठीक है, मरम्मत के लिए सबसे बड़ा यार्ड, इसको देख लीजिए, इसको हटा देता हूं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि मैं इस टॉपिक को पूरी तरीके से कवर कर लिया है, नहीं किया है, मैंने इसमें से बेसिक्स छोड़े हैं, बहुत बेसिक्स, कठिन कठिन मैंने ले लिया है, और जो मुझे कुछ क्वेश्चंस लगे कि जो आएंगे वो क्वेश्चंस मैंने इसमें ले लिए,
लेकिन जो उसका बेसिक है, जैसे कि आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, ये वाला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, ये वाला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जहाज, विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना, पुनरावर्तन कारखाना, ठीक है, ये है, इसका नाम बड़ा अलग सा है, अलांग सोसिया, तो याद कर लीजिएगा इसको, और ये है गुजरात में, ठीक है। अगला प्रश्न हम लेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक है। राष्ट्रीय, जैसे एनएच होता है ना सड़कों के लिए, वैसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक है। कहां से कहां तक है, ये है इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो घोषित हुआ था 1986 में घोषित हुआ था, और उसके बाद 1987 में जो आया था, मतलब प्राधिकरण बनाया गया, प्राधिकरण 87 में बनाया गया। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई। कॉमन क्वेश्चन है, काफी आ सकता है पर पेपर में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई। ये हुई थी 1911 इलाहाबाद से नैनी। ये डाक सेवा थी, है ना, लेकिन यही माना जाता है, हर तरह से प्रश्न का जवाब यही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया का मुख्यालय, एयर इंडिया का मुख्यालय, ये है आपका नई दिल्ली। फिर लिख लीजिए शुभंकर, ये है महाराजा। आपको पता है एयर इंडिया अब है ना टाटा को बेच दी गई है, तो ये भी प्रश्न घुमा फिरा करके कहीं मिल सकता है आपको। अगला प्रश्न है, पवन हंस लिमिटेड की स्थापना, पवन हंस लिमिटेड की स्थापना कब हुई। 1985 में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था, मतलब इसकी स्थापना क्यों की गई पवन हंस की। तेल क्षेत्र की खोज के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराते थे, तेल क्षेत्र की खोज के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराना, ठीक है। बाकी केदारनाथ आपदा और उस सब जगह वो लगाना आकस्मिक तौर पे, वो अलग बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। ये मुझे 2-3 इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए मैंने लिख दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। यह है आपका अहमदाबाद, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला लेते हैं, यह है दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दाबोलिम, दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। यह है गोवा में, ठीक है। ये देख लीजिए, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं ऊपर से, पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई
अड्डा, ये है वाराणसी। वाराणसी। ठीक है, अंतिम प्रश्न है, बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह है नागपुर में। नागपुर में। देखिए, इसके अलावा बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, है ना, सब कुछ है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको वो किताब से पढ़ने हैं, याद करने हैं। लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको जरा ध्यान से देख लीजिएगा, है ना, इसमें गलती हो सकती है। बाकी दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा कि आप किसी भी चीज को पढ़ेंगे एक बार में याद नहीं होने वाला है। इसलिए जितना ज्यादा आपका रिवीजन होगा उतना ही आपका पेपर में कंफ्यूजन कम होगा। इसलिए बार बार रिवीजन करते रहिए, है ना। ठीक है, धन्यवाद।